जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो रिसेंटली जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया है, उसमें आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। आपको ये क्वेश्चंस जरूर कवर करने हैं और किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नो डाउट सिविल सर्विसेज में इस तरीके का कुछ ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं वो बाकी सभी एग्जाम्स में उसी तरीके के थीम्स रिपीटेटिव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरीके के सवाल सीडीएस सीएपीएफ इनमें भी देखने को मिले हैं। तो यही बात है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे संबंधित जो अन्य एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, इसे कवर करते हैं। वीडियो पॉज करना है आपको, पहले खुद से ट्राई करना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है और आंसर मैच करना है। लास्ट में आप बताइएगा कि आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आपके कितने मार्क्स बने। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कट ऑफ मार्क्स मैं डिसाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपके 13 प्लस करेक्ट होने चाहिए। लेट्स ट्राई। अगर कम भी होते हैं तो कोई बात नहीं, आप बहुत कुछ सीखेंगे और इन चीज़ों को नोट डाउन करके इनका रिविजन करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माउंट किलिमंजारो के बारे में ये सवाल पूछा गया है। पहला ये कहा जा रहा है कि इक्वेटर में स्थित है। दूसरा कहा जा रहा है कि हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है पूरी दुनिया का। स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़िए। आपसे हाईएस्ट माउंटेन नहीं पूछा गया है, हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन पूछा गया है। सो पहले हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कुछ जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। उसको डिस्कस करने के बाद हम कुछ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे और एंड में अगेन हम इंडिया के कंटेक्स्ट में मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं हम फिर इसे। देखिए, ये जो माउंट किलिमंजारो है ये हमें अफ्रीका में देखने को मिलेगा। थोड़ा ब्रॉड मैप देखते हैं इसका। यस, ये वाला पार्ट देखिए। तो ये कंप्लीट अफ्रीका का फिजिकल मैप है। यहाँ पे हम एटलस माउंटेन्स देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा सहारा डेजर्ट है जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो ये है हमारा इक्वेटर और इसके साउथ में हमें माउंट केनिया देखने को मिलेगा। इसके साउथ में अगेन हम जाएं तो लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगा, जिससे इक्वेटर पास करती है लेक विक्टोरिया से। लेकिन माउंट किलिमंजारो की लोकेशन कहाँ है? लेट मी जूम मोर। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे है माउंट किलिमंजारो, जबकि जो इक्वेटर है वो इसके नॉर्थ में है। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेटर के साउथ में माउंट किलिमंजारो है, ना कि इक्वेटर पर स्थित है। दोस्तों, अफ्रीका का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस में आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। जब आप घर में भी मैप लगाते हैं तो जब फिजिकल मैप को जब स्टडी करें तो ज़रूर ध्यान दें माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, इन सब चीज़ों पर, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड बनते हैं। हमने कई बार माउंट किलिमंजारो देखा है, बट आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप देखें कि क्या उससे प्राइम मेरिडियन गुजरती है, क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न या 0 डिग्री से पास करता है। इन सब चीज़ों पर ज़रूर गौर करें। तो माउंट किलिमंजारो क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। नॉर्मल माउंटेन की बात नहीं की जा रही, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन की बात की जा रही है। क्या माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन ये फ्री स्टैंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस के अंदर है, जबकि इसमें कोई रेंज नहीं है। रेंज मतलब पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, इकलौता माउंटेन है। मतलब ये माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन है, ये वाला पार्ट माउंट किलिमंजारो, ये सिंगल स्टैंडिंग है, इसके रेंजेस नहीं देखने को मिलते। आई होप इट्स क्लियर नाउ। कहाँ पे है, किस देश में? तंजानिया में है। और इसके बाद हाइट हम देख सकते हैं लगभग 5,895 मीटर्स देखने को मिलेगी। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इक्वेटर के साउथ में है, बट दूसरा बिल्कुल सही है। आंसर है ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको काफ़ी सारे मैप देखने को मिल जाएंगे और मैंने आंसर भी लिख रखा है, तो पीडीएफ में आप रिवीजन कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अरल सी पूछा जा रहा है, किन दो देशों में है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। तीसरा है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। चौथा है उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अरल सागर की बात करते हैं। देखिए, ये है अरल सागर जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। आसान सवाल है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और एक अरल सी इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है वर्ल्ड की।
ट्रिक क्या है, ट्रिक वगैरह आप खुद से भी बना सकते हैं निमोनिक। हालांकि ये तो 2 ही देश हैं, बट ये जो स्थान वाले देश हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, बहुत सारे जो देश हैं स्थान वाले, उनमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अरे क्यों, अरे से हो जाएगा अरल सागर, और के फॉर कजाकिस्तान एंड यू फॉर उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला सवाल है वो देखिए, आपसे गैलापागोस आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। 3-4 सवाल है मैप बेस्ड, फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन करेंगे। गैलापागोस आइलैंड के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि साउथ अमेरिकन देश यानी पेरू का हिस्सा है। इनमें से 2 आपको बताना है कि कौन सा सही है। आई होप आपने इसे भी सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पोस्ट करके। इसी से संबंधित ये जो सवाल है ये CISF में पूछा गया है। गैलापागोस आइलैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, और ये हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस किया है। उम्मीद है आपने इसकी एनालिसिस देखी होगी। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ भी कवर करें या ना करें, बट प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट वाले हैं UPSC के द्वारा, इन्हें जरूर कवर करें और डिटेल में कवर करें। तो ये है स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, ये आपको खुद से बताना है। वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है पेरू देश का हिस्सा है। तीसरा कह रहा है पैसिफिक ओशन में स्थित है। तो मैप में ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ये है गैलापागोस आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है, और ये साउथ अमेरिका के देश इक्वाडोर का हिस्सा है। इक्वाडोर का हिस्सा है। इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। पेरू की कैपिटल आप कमेंट करके बताइए। तो गैलापागोस आइलैंड इक्वेटर का हिस्सा है, और ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटीज से बने हैं गैलापागोस आइलैंड्स। और ये पैसिफिक ओशन में, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, लेकिन पेरू नहीं बल्कि इक्वाडोर हमें देखने को मिलेगा। इक्वाडोर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट ही पूछा गया, इस चीज को ऑब्जर्व कर लीजिए। बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको नॉट करेक्ट वाले, तो इन पे स्पेशल फोकस। हाँ, इसका आंसर फिर क्या होगा? हमें पता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, बट पेरू से नहीं, और बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। और अगला जो है पैसिफिक ओशन, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो ये आप कह सकते हैं कि रिपीटेड सवाल बिल्कुल देखने को मिला। कई सवाल रिपीटेड हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मेरिडियन यानी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये किस देश से पास नहीं करता है? डज नॉट पास पूछा जा रहा है। उम्मीद है आपने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। देखते हैं क्या आंसर है और एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है पुर्तगाल, चौथा है स्कॉटलैंड। सो देखिए ये है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये किन देशों से गुजरता है? तो मैप में से देखते हैं। यस, तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम है सबसे नॉर्थ में, इसके बाद फ्रांस आता है, फिर स्पेन है। अफ्रीका के देश की बात करें, ये यूरोप के देश थे। अफ्रीका के देश में है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इन चीज़ों को मैप से ही ऑब्जर्व करके याद रखें, बट कुछ लोग ट्रिक से भी इन चीज़ों को याद करते हैं। तो ठीक है, इसकी ट्रिक है, तुम सब फंस गए या तुम सब फ्रांस गए, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 सारे मैच कर जाएंगे। जैसे जो तुम में TUM है, यहाँ पे टोगो है, UK है यानी यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद माली है, और सब का अगर हम देखें तो स्पेन है, अल्जीरिया है, इसके बाद बुर्किना फासो है, और उसके बाद फ्रांस तो ट्रिक में ही है, और इसके बाद अगला है घाना जो कि गए के लिए है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। अच्छा, आंसर की बात कर लेते हैं। अब तो आसान है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमसे पूछा गया था कौन से नहीं है, तो ट्रिक में तो P आ भी नहीं रहा है और S आ भी नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, क्योंकि पूछा गया कौन से नहीं है। इंग्लैंड और फ्रांस हिस्सा है, इंग्लैंड UK का ही पार्ट है, इसलिए आप इसे कंसिडर करेंगे कि ये प्राइम मेरिडियन इनसे गुजरती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियो साइंटिस्ट के पेपर में जो पूछा गया, काफ़ी बड़ा सवाल है। वीडियो पोस्ट करके पहले पढ़िए क्वेश्चन को, करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट, इन चीज़ों को भी समझिए। सो डिस्कस करते हैं। अच्छा, बायोम्स के बारे में पूछा जा रहा है। बायोम्स क्या है वो समझते हैं, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। सवाना बायोम जो है एक तरीके का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जिनमें स्केटर्ड यानी बिखरे हुए ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब अगर किसी जगह पे कम भी बारिश हो रही है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां भी इस तरीके के ट्रीज उग सकते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम है, ये एक हाई अल्टीट्यूड रीजन है हिमालयाज में, हाई अल्टीट्यूड।
तीसरा ये कहा जा रहा है जो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम है, ये हमें बहुत ही सूखे एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, यानी बहुत कोल्ड और बहुत हॉट दोनों तरीके के टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। चौथा स्टेटमेंट ये है कि जो टुंड्रा बायोम है ये पोलर रीजन्स में देखने को मिलता है, यानी पोल्स में, और इनमें ट्रीज नहीं देखने को मिलती, छोटे छोटे पौधे देखने को मिलते हैं, और वेट स्पॉन्जी और रफ अपर ग्राउंड सरफेस होती है। करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा गया है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, आंसर तो ठीक है डी है, इस पर हम डिस्कशन पहले करते हैं। तो जो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इनमें अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन्स देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से हम मॉनसून क्लाइमेट में देखते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पहले बारिश का सीज़न आएगा, और जिस तरीके से नॉर्मल हमारा मानसून का क्लाइमेट देखने को मिलता है कि पहले गर्मी का सीज़न रहता है, फिर कुछ महीनों के बाद बारिश देखने को मिलती है, उस तरीके की सिचुएशन हमें सवाना टाइप में भी देखने को मिलती है। इसके बाद कोई डिस्टिंक्ट रेनी सीजन नहीं होता है, यानी डिफरेंसेस समझते हैं मानसून से, इनमें कोई अलग से रेनी सीजन नहीं होता। दो ही तरीके के मौसम देखने को मिलते हैं, पहला होता है विंटर, दूसरा होता है समर। तो ना आप सोच रहे होंगे कि बारिश फिर किस महीने में होती है, तो बारिश जो है वो समर में देखने को मिलती है, और इस कारण से फ्लड एक टाइम तो बाढ़ आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है समर में कई बार, और कई बार विंटर के टाइम पे जो है हमें ड्रॉट यानी सुखाड़ भी देखने को मिलता है। अब सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को ही सूडान क्लाइमेट भी कहते हैं, क्योंकि सूडान वाले क्षेत्रों में जो सूडान देश है वहाँ पे ये बेस्ट वे में विकसित हैं, ये क्लाइमेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जो सवाल है ये सिविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया था, इसको भी ट्राई करिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो सवाना का वेजिटेशन है, सवाना ग्रासलैंड्स का, इनमें स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्रों में भी कोई पेड़ नहीं देखने को मिलता, यानी बिखरे बिखरे छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलते हैं। जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट है इन एरियाज में, ये एक या एक से अधिक कंडीशंस के कारण चेक में रहते हैं, यानी कई बार जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट में है ये इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। आपको बताना है कौन कौन से कंडीशंस जो है सवाना वेजिटेशंस में फॉरेस्ट के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। पहला कहा जा रहा है बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, दूसरा है फायर, तीसरा है ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, चौथा है सीजनल रेनफॉल, और पांचवा है सॉइल प्रॉपर्टीज। देखिए इसे, ये जो क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल के प्रॉपर्टीज से क्या ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो वेजिटेशन और पेड़ों से संबंधित है, तो इस कारण से हम इसे एलिमिनेट करेंगे। और इसके बाद हमारे पास बचता है ए और सी। अब ए और सी में अगर हम देखें तो बरोइंग एनिमल और टर्माइट्स, इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट के ग्रोथ से संबंधित बात की जा रही है। तो बाकी तीनों का योगदान है। फायर नो डाउट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कई बार जब जंगलों में आग लग जाती है सवाना वेजिटेशंस में, तो इस कारण से जो है ग्रोथ रुक जाती, ग्रोथ इन द सेंस कि मतलब पेड़ पौधे ही कई बार जो है ख़त्म हो जाते हैं, फिर से रीजनरेट होते हैं, तो इस कारण से फायर का योगदान है। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स नो डाउट ये भी बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं, क्योंकि जब ग्रेजिंग की जाती है एनिमल्स के द्वारा तो उस टाइम पे भी फॉरेस्ट इम्पैक्ट होते हैं। सीजनल रेनफॉल भी बहुत बड़ा, क्योंकि रेनफॉल का अपने आप में बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है फॉरेस्ट के साथ, तो इस कारण से आंसर है ऑप्शन सी। नाउ इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये किस तरीके के वेजिटेशन की बात की जा रही है, यानी कौन से वेजिटेशंस में ये कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पहला है लार्ज एक्सपेंस ऑफ ग्रासलैंड्स विथ स्कैटर्ड ट्रीज एंड सर्ब्स। अभी स्कैटर्ड ट्रीज देख करके, ग्रासलैंड देख करके ही आपको आइडिया लग गया होगा कि हम ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। फ्लैट टॉप ट्रीज होते हैं, यानी ट्रीज इस तरीके से कई बार फ्लैट भी देखने को मिलते हैं। लाइंग बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल स्टेपीज एंड डेजर्ट्स। तो ये जब हम वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल स्टेपीज के बीच हमें इस तरीके के सवाना वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखें, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम इज अ हाई अल्टीट्यूड रीजन इन हिमालयाज। दोस्तों इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है 11th क्लास की, इसमें नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से सवाल पूछे गए, और इसी पेपर में कई सारे सवाल जो है हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, हिमालयन रेंजेस की बात की जा रही है कि हिमालय रेंजेस में वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह के। किस तरीके से? तो ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा तक हर तरीके का वेजिटेशन देखने को मिलता है, और ये प्रभावित होता है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के साथ। ऊंचाई बढ़ेगी तो वेजिटेशन बदल जाएगा। जैसे लेट्स सपोज कि ये
हिमालय का फुटहिल्स है यानी निचला हिस्सा है, तो यहाँ पे तो आपको डेसिडुअस ट्रीज देखने को मिलेंगे, डेसिडुअस ट्रीज। तो डेसिडुअस ट्रीज वो ट्रीज हैं जिनमें एक निश्चित समय में हम देखते हैं कि पत्ते झड़ रहे हैं, पर्णपाती वन कहते हैं हिंदी में। इसके बाद इट इज सक्सीडेड बाय द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन एन अल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर। यानी जब ऊंचाई बढ़ती है 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई, उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमें अलग तरीके के वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो फुटहिल्स में तो डेसिडुअस हैं, बट ऊंचाई बढ़ने पर अलग तरीके का टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊंचाई बढ़ने पे थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो रहा है, और भी कई तरीके के फैक्टर्स हैं, बारिश और कई सारी चीज़ें, इस कारण से हमें अलग वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की, ये मैंने कंप्लीट पढ़ाई है, तो ये आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख लें। इन सारे कई कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया है। इंडियन ज्योग्राफी भी हम जल्द ही शुरू करेंगे, तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों को चैप्टर वाइज डिटेल्ड वे में कवर करेंगे। अच्छा, आगे इस पर बात करते हैं। तो आई होप आपको भी ध्यान होगा, मैंने बताया कि फुटहिल्स में डेसिडुअस हैं, थोड़ी ऊंचाई बढ़ी 1 से 2 किलोमीटर की, तो हम देखते हैं किस तरीके के वेट वेट कौन से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिमालय रीजन में सबसे जो निचला हिस्सा है, उसमें हमें देखने को मिलेगा डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगी तो हम देखते हैं कि हमें वेट टेम्परेट टाइप देखने को मिल रहा है। और टेम्परेट टाइप मतलब, टेम्परेट का मतलब होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है, एवरेज टाइप की टेम्परेचर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम थोड़ा और ऊंचाई बढ़ेगा, जब 1500 से 1750 मीटर तक हम जाएंगे, तो इसमें हमें चीर, पाइन, देवदार, इस तरीके के ट्रीज देखने को मिलेंगे, जो कि हिमालयन रेंजेस में ही देखने को मिलते हैं, हिमालयन रेंजेस के एंडेमिक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देवदार अपने आप में बहुत फेमस ट्री है, अपने ड्यूरेबिलिटी के कारण जानी जाती है, बहुत ही मजबूत होती है। इसके बाद चिनार, वालनट, ये सब भी हमें ट्रीज देखने को मिलेंगे, जो कि कश्मीर हैंडीक्राफ्ट का पार्ट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चिनार, वालनट ये किस तरीके के वेजिटेशन के टाइप हैं, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। इसके बाद अगेन हमें अलग तरीके के देखने को मिलेंगे, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे कई जगहों में। और भी जब हम ऊंचाई में जाएंगे तो टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। और टुंड्रा वेजिटेशन हमें पता है कि एब्सेंट ऑफ ट्रीज होता है, क्योंकि मॉसेज, लाइकेंस, ये सब हमें मेनली देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा कि हाई अल्टीट्यूड में डेसिडुअस नहीं देखने को मिलता, टेम्परेट वेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो दूसरा गलत है, और दूसरे को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो आंसर आता है हमारा डी, 1, 3 एंड 4। बाकी बिल्कुल सही है। कॉनिफोरस फॉरेस्ट पर हम चर्चा करेंगे अलग से, आसान सी चीज़ें हैं। टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कॉनिफेरस ट्रीज़ में, शंकुधारी वन कहलाते हैं। और टुंड्रा बायोम जो है ये हमें पोलर रीजन में देखने को मिलता है, और अभी हमने डिस्कस भी किया टुंड्रा के बारे में ब्रीफ में, कि हमें ट्रीज़ वगैरह नहीं देखने को मिलते, मॉसेज, लाइकेंस ये सब ज़्यादा देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जियो साइंटिस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन आपको वही करना है, वीडियो पोस्ट करके ट्राई करिए। देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा बड़े फॉरेस्ट हैं, यानी मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट हैं भारत में। दूसरा ये कहा जा रहा है, जो एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे इन क्षेत्रों में जहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें देखने को मिलेगी। सो इसी चैप्टर में हम अगर इसके पिछले पेज में जाएं, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। देखिए, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, यानी भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में हमें पर्णपाती वन ही देखने को मिलेंगे, और इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इंडिया में मॉनसून प्रकार की क्लाइमेट है, और जहाँ पे बारिश जो है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच है, ये हमें उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इन्हें फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, किन में, तो मोस्ट डेसिडुअस में यानी नमी वाले, और दूसरा ड्राई डेसिडुअस यानी शुष्क पर्णपाती वन में। ये सब क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और यहाँ से तो सवाल भी पूछा गया था सिविल सर्विसेज 2023 में। तो इन पेड़ों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार ये पूछा गया एग्जाम्स में। उन सब क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, बट सेपरेट वीडियो में। मोस्ट डेसिडुअस नाम से ही पता है कि बारिश की अवेलेबिलिटी जो है, यानी ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी 100 से 200 सेंटीमीटर तक, जबकि ड्राई वाले में हमें 70 से 100 सेंटीमीटर तक ही बारिश देखने को मिलेगी। तो बेसिकली बारिश के आधार पर ही ये कैटेगराइजेशन किया गया है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट के ट्रीज के नाम आपको ध्यान रखने हैं। साल पेड़ हैं, शीशम है, टीक है, हुर्रा, महुआ, आंवला, कुसुम, सैंडलवुड, ये सारे जो हैं हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट का पार्ट हैं, खास तौर से मोस्ट डेसिडुअस का पार्ट है।
तो ड्राई डेसिडुअस में हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ थोड़ी कम बारिश होती है, क्योंकि 70 से 100 सेंटीमीटर ही बारिश चाहिए, तो थोड़े कांटे टाइप के पेड़ होंगे, क्योंकि हमें पता है बारिश की कमी में कंटीली चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे बेल है, खेर है, तेंदू वगैरह हैं, इसके बाद पलास है, अमलटास है, ये सब चीज़ें जो है हमें ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो पहला बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा एरिया में जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस देखने को मिलेगा और 70 से 200 सेंटीमीटर की जो है बारिश हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिए। ग्राउंड नट कल्टीवेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक रबी क्रॉप है। दूसरा ये कि गुजरात जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है ग्राउंड नट कल्टीवेशन में। मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे जीवन का आधा दुख दर्द तो रबी खरीफ के कारण ही है, मतलब कितना भी पढ़ लो कन्फ्यूजन हो ही जाती है। तो मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी रबी खरीफ के ऊपर, और मैंने ट्रिक वगैरह कुछ डिस्कस किया है कुछ सवालों के साथ, और कोशिश की है लिंकेज बनाने की। जब आप थोड़ा समझ लेंगे कि मौसम किस तरीके का होता है तो थोड़ा आइडिया लग जाता है। ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, है तो ये सब आसान चीज़ें, बट कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो रबी जो है ये ठंडे के टाइम पे इनकी बुआई होती है और खरीफ की बारिश के टाइम पे। ये तो हम वन बाय वन डिस्कस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों को हमें सेपरेट ही डिस्कस करना चाहिए। फिलहाल देखिए हम खरीफ की बात करते हैं। तो खरीफ जैसा कि हमें पता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है, और इसके बाद जो है इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से फसलें हैं। तो सबसे पहले नो डाउट हम बात करेंगे पैडी की, धान की। हमें पता है धान के खेतों में जो है बारिश जो है वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए एटलीस्ट, इस कारण से हम बरसात के टाइम पे इनकी बुआई करते हैं। इसके बाद मेज़ है यानी मकई, ज्वार बाजरा, तूर है यानी अरहर, मूंग है, उड़द है, कॉटन है। अच्छा कॉटन, कॉटन बहुत बार पूछा जाता है। कॉटन रबी नहीं है, खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जूट है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है। तो इनमें ये हमारे खरीफ हो गए। अब रबी की बात करते हैं। रबी में जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो है गेहूं और सरसों। तो देखते हैं, वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। देखिए चना वगैरह भी जो है ठंडी के दिनों पे क्योंकि लगाए जाते हैं, और इस कारण से ये रबी क्रॉप्स का पार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खरीफ में ग्राउंड नट है। थोड़ा यूनिक लग सकता है, बट जो लोग इनकी खेती करते हैं उन्हें थोड़ा आइडिया रहता है। अब ये चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं, मुश्किल हो जाती है क्योंकि। ठीक है, तो ये रबी नहीं खरीफ का पार्ट है। और ये गुजरात, देखिए गुजरात जो है अप्रोक्स 36% जो है ग्राउंड नट की खेती करता है, इस कारण से ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। गुजरात के बाद नंबर आता है राजस्थान का। तो हमारा जो आंसर है वो है 2 ओनली, आंसर बी ओनली, यानी सेकेंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ISFR रिपोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये, बहुत सारे सवाल यहाँ से देखने को मिले। पूछा जा रहा है ISFR रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग किस स्टेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर देखने को मिला? मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, या मिजोरम में? तो ये PIB की न्यूज़ देखते हैं, फॉरेस्ट कवरेज MOEFCC के द्वारा ये प्रकाशित की गई हैं। देखिए अगर हम सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग देखें, एरिया वाइज, तो MP जो है ये टॉप करता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो 79% के समथिंग अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम और दूसरे स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर में हमें 74% देखने को मिलेगा, मेघालय में 76, लेकिन जो मिजोरम है इसमें 84% है। इस कारण से जो है मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरिया कवर जो है फॉरेस्ट का है। तो ध्यान रखिएगा इसे। और स्टेट में सबसे कम जो परसेंटेज है, किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा अगर ओवरऑल पूछा जाए तो, यानी टेरिटरीज भी हम शामिल कर दें और इसके अलावा स्टेट्स भी शामिल कर दें, तब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो ये साफ तौर से चमक के दिख रहा है कि 90% जो है लक्षद्वीप में है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ओवरऑल पूछा जाता है तो लक्षद्वीप आपको मार्क करना है। तो पहला ही ऑप्शन इन्होंने मध्य प्रदेश दिया है, बट ये परसेंटेज वाइज अगर नहीं एरिया वाइज पूछते हैं तब सही होता। चूंकि इन्होंने परसेंटेज वाइज पूछा है तो आंसर हम डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये तो बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का, बहुत ही डेप्थ लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेफ्ट रेट के ऊपर सवाल है, कंप्लीट डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप खुद से ट्राई करिए। पहला कहा जा रहा है ट्रोपोस्फियर, क्या इनमें नेगेटिव लेफ्ट रेट है? स्ट्रेटोस्फियर नेगेटिव है, मीजोस्फियर नेगेटिव है, थर्मोस्फियर पॉजिटिव है।
कॉम्बिनेशन आपको बताना है कितने करेक्ट हैं। ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है कि कितने पेयर्स करेक्ट हैं। नाउ डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करें लेफ्ट रेट की, तो ये पहले समझते हैं कि क्या होता है। दोस्तों हमें पता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटती है। तो हर किलोमीटर के साथ यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर जितना टेम्परेचर घटा वही कहलाता है लेप्स रेट। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ एवरी किलोमीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ऊंचाई हर 1 किलोमीटर के साथ जो तापमान में गिरावट आई वही होती है लेप्स रेट। जैसे ट्रोपोस्फियर में कितनी है 6.5, यानी अगर हम ट्रोपोस्फियर में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे, क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई तय करेंगे, तो 6.5 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। तो ये है पॉजिटिव लेप्स रेट। सिर्फ लेप्स रेट भी कह सकते हैं या पॉजिटिव लेप्स रेट। तो नेगेटिव लेप्स रेट क्या होता है वो समझते हैं। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ता है। इसके पीछे कई सारे रीजन है, वो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस किया है और ये टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, फिर भी हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के कारण। तो जब ये ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ती है तो नेगेटिव लेप्स रेट कहलाता है। दोस्तों हमारे पृथ्वी में जो एटमॉस्फेयर है उसे लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इन लेयर्स को क्रम में लगाइए। तो इसकी ट्रिक है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। और ये मैंने शेयर किया है फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में भी। तो टीआर से है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो स्टार्टिंग का जो लेयर है यानी जो पृथ्वी के सबसे समीप है वो है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है इनमें ऑब्वियस सी बात है ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। इस कारण से ये पॉजिटिव लेप्स रेट को दिखाता है। तो फिर क्या कौन से जो लेयर्स हैं उनमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ता है, तो वो है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, उसी में स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर है एग्जिस्ट करती है। यानी ये जो मैं रीजन की बात कर रहा था कि आखिर क्या रीजन हो सकते हैं कि ऊंचाई तो बढ़ रही है बट तापमान जो है घटने की बजाय बढ़ रहा है, तो इसका एक बेसिक रीजन, देखिए कई सारे रीजन्स होते हैं बट जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं वो ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। तो इस कारण से क्या होता है टेम्परेचर हल्का इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फियर है इनमें नेगेटिव लेप्स रेट होता है पॉजिटिव की बजाय। तो ट्रोपोस्फियर में पॉजिटिव है। मीजोस्फियर में भी अगेन आप जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मीजोस्फियर में तो इवन टेम्परेचर और ज़्यादा घट जाती है। और मीजोस्फियर का जो ऊपरी लेयर है, एक एक बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और ये सब हम डेप्थ में पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो मीजोस्फियर का जो ऊपरी लेयर है मीजोपोज, वो तो सबसे कम तापमान दिखाता है, 0 डिग्री सेल्सियस भी इवन टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इस कारण से अगेन हम यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर घट रहा है ऊंचाई के साथ, इस कारण से ये पॉजिटिव लेप्स रेट को दिखा रहा है। थर्मोस्फेयर भी नो डाउट पॉजिटिव लेप्स रेट नहीं बल्कि नेगेटिव लेप्स, अच्छा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 8 है, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं तो अगेन प्लेलिस्ट रेफर करिए। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा फेमस डायग्राम है। देखिए क्या इसमें दिखाया गया है, टेम्परेचर यानी तापमान और अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है। लेट मी जूम इन, यस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस से स्टार्टिंग लेयर की बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की। सबसे पहले यहाँ से लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से ये जो तापमान है ये -60 तक जाता है, 15 से लेकर -60। कब? जब हम 0 से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई को जाते हैं। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि तापमान घट रहा है। किस लेयर में? ट्रोपोस्फियर में। इसके बाद ये ट्रोपोपोज है। ट्रोपोपोज बेसिकली वो डिमार्केशन है जिसमें हम ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच वाला जो पार्ट है। अच्छा अब थोड़ी दूरी तक तो तापमान सेम रहता है बट अगेन हम देखते हैं कि ये -60 से लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचते। 5-7 डिग्री या 0 डिग्री भी कई बार, 0 डिग्री तो एग्जैक्ट नहीं बट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। बट अगेन हम देख रहे हैं कि -60 से 5 डिग्री, इसका मतलब तापमान क्या है? बढ़ा है। बेसिक मैथ्स, तापमान क्या है? बढ़ा है। इस वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर में तापमान बढ़ता है। अगेन आप देखिए, यस, तो लगभग ये 5 डिग्री से लेकर कितनी डिग्री तक, तो ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ से देखें मैच करें, लगभग -80 इवन और भी ज़्यादा
-100 तक भी जो है मीजोस्फीयर में टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो बहुत ही भारी गिरावट तापमान में देखने को मिल रही है। इसके बाद अगेन थर्मोस्फेयर में ये इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज टाइप का पैटर्न है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चूंकि अभी हमने देखा कि थर्मोस्फेयर में अगेन जो है तापमान वो बढ़ने लगता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव लैप्स रेट को दिखाता है। तो इस कारण से सारे ही पेयर गलत है एक्सेप्ट द पेयर नंबर। कौन सा पेयर नंबर है? स्टेटोस्फेयर वाला, यानी स्टेटोस्फेयर वाला पेयर नंबर सेकंड सही है। तो सेकंड पेयर सही है, बाकी तीनों पेयर गलत हैं। हमसे पूछा गया था कितने पेयर सही है, केवल एक पेयर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं कि लैप्स रेट अगर पॉजिटिव रहा तब क्या होगा, यानी टेम्परेचर घटेगा ऊंचाई के साथ। जीरो लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊंचाई भी बढ़ रही है, लेकिन सॉरी तापमान जो है कांस्टेंट है, तापमान नहीं बढ़ रहा है लेकिन ऊंचाई बढ़ रही है। नेगेटिव लैप्स रेट क्या है? जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है ऊंचाई के साथ। अच्छा, दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, नेगेटिव लैप्स रेट को ही टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन मतलब उल्टा। ये सवाल सॉल्व करिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में सवाल है, सीएपीएफ का क्वेश्चन है 2022 का। पढ़ लीजिए ऑप्शंस, डायरेक्टली आंसर की बात करते हैं। देखिए, आंसर इसका ऑप्शन ए है, यानी टेम्परेचर जो है हाईएस्ट होता है ग्राउंड में। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा है तभी तो ऊंचाई बढ़ने के साथ ये घट रहा है, और यही तो होता है नॉर्मल लैप्स रेट में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर यहाँ नॉर्मल की बजाय हमसे नेगेटिव लैप्स रेट पूछ दिया जाता या टेम्परेचर इन्वर्जन पूछ दिया जाता, तब कहानी उल्टी हो जाती। जैसे ये सवाल देखिएगा। अच्छा, ये तो दूसरा सवाल है, नॉर्मल लैप्स रेट से ही संबंधित है, लेकिन इस वजह से हम कवर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 0 डिग्री तक ये घट जाता है। किस टेम्परेचर में ये हमें देखने को मिलेगा? आइनोस्फेयर नहीं, ट्रोपोपोज नहीं, अभी हमने ये डिस्कस किया है मीजोस्फेयर के लोवेस्ट पार्ट में। सॉरी, माई मिस्टेक, मैंने गलती से कह दिया। स्टेटोस्फियर में हम देखते हैं, स्टेटोस्फियर के अपर पार्ट में हमें 0 डिग्री तक तापमान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मीजोस्फेयर से इसका लेना देना नहीं। मीजोस्फेयर में नो डाउट टेम्परेचर सबसे कम होता है, बट 0 डिग्री पूछा जा रहा है हमसे, तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इस वजह से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोपोज। नेक्स्ट, जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है सन से आने वाले, कौन से लेयर में, कौन से स्फीयर में ये एब्जॉर्व किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं? पहला है मीजोस्फीयर, दूसरा थर्मो, तीसरा है ट्रोपो और चौथा स्टेटो। हमें पता है ये आंसर इसका स्टेटोस्फीयर। तो ये सवाल ना जाने की इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, हर एग्जाम में ये ऑलमोस्ट देखने को मिलता ही है कई बार। 90% से ज़्यादा कंसनट्रेशन स्टेटोस्फीयर में ही देखने को मिलेगी ओजोन लेयर की। नाउ मैंने कहा था जैसा कि एंड में हम कुछ इंडियन ज्योग्राफी के मैप बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि जियो साइंटिस्ट में पूछे गए हैं। तो ये रहा सवाल। रामसर साइट्स दिए गए हैं और आपको स्टेट के साथ पेयरिंग करनी है। अच्छा, नॉट करेक्टली पूछा गया है, ध्यान रखिए। सो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। कोलेरू लेक तेलंगाना, सतकोसिया गोर्ज ओडिशा, कांजली लेक पंजाब और चौथा है पाल वेटलैंड मिजोरम। कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? सो देखते हैं वन बाय वन। दोस्तों, जब हम कोलेरू की बात करते हैं तो कोलेरू हमें पता है, कोलेरू जो लेक है ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए। और ये 2002 में रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। ये इमेज मैंने वेटलैंड इंटरनेशनल वेबसाइट से डाउनलोड करी है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है वेटलैंड्स के लिए। दोस्तों, अगर पहला पेयर गलत है, तेलंगाना में नहीं आंध्र प्रदेश में है, तो या तो आंसर ए होगा या तो बी, क्योंकि बाकी तो सही है। और सतकोसिया क्या उड़ीसा में है? तो हाँ, देखिए बिल्कुल सही है, ये सतकोसिया गोर्ज उड़ीसा में है और 2022 में ही जो रामसर साइट का दर्जा दिया गया है सतकोसिया को, तो इस कारण से ये भी सही है। तो आंसर हमारा बचेगा ऑप्शन ए, वन ओनली, ये गलत है। बाकी के पेयर सही हैं। मैप में हम देख सकते हैं, पाल वाला तो पूछा गया था अभी सिविल सर्विसेज में भी, पाल वेटलैंड। नॉर्थ ईस्ट वाला ध्यान से कर लीजिएगा, पार्वती वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्वती अर्गा जो कि यूपी में है, बखीरा 2021 में इंक्लूड किया गया यूपी में। इसके बाद कबरताल जो कि बिहार में है, दीपोर बिल असम का। इसके बाद मणिपुर में अगर हम देखें तो वेरी फेमस लोकटक, फुमड़ीज के कारण फेमस है। रुद्र सागर हमें त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। और पाल वेटलैंड जो है, अच्छा ये इसमें इंक्लूड नहीं है मैप में, आई डोंट नो, पुराना होगा या कोई और रीज़न रहा होगा, तो ये कवर कर लीजिएगा। जो पाल वेटलैंड है ये मिजोरम का हिस्सा है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित नहीं है? मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, कंवल और भद्रा।
तो देख लेते हैं राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स को। तो राजस्थान में अगर हम देखें तो सबसे पहले सरिस्का देखने को मिलेगा, रणथंभौर है, रामगढ़ विषधारी है और मुकुंदरा है। तो रामगढ़ विषधारी है, मुकुंदरा है, उसके बाद हमने ये दो और कवर किया, रणथंभौर और सरिस्का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कवल, कवल देखिए, कवल को भी कवर कर लेते हैं। तो ये मैप में देखिए, कवल जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहाँ पे, तेलंगाना में है। और भद्रा कहाँ है, तो भद्रा जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में बाकी कौन कौन से हैं, तो आंसी नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है, या काली नेशनल पार्क भी कहते हैं, डंडेली आंसी कर्नाटक में है, भद्रा कर्नाटक में। उसके बाद बिलगिरी रंगानाथ स्वामी टेम्पल है जो कि अगेन नेशनल पार्क का भी हिस्सा है, और इस तरीके से ये टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद नागरहोल है और बांदीपुर है, वेरी फेमस बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों तो गलत हैं साफ तौर से, और हमसे आई थिंक गलत वाला ही पूछा गया है, और भद्रा कर्नाटक में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, अच्छा इसमें क्या क्या है, 1 और 2 तो नहीं है, 1 और 2 तो स्थित है, 3 और 4 नहीं है। ये ऑप्शंस में गलतियां हैं, मिसप्रिंट है आई थिंक। आंसर होगा इसका सी, 3 और 4। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सॉइल प्रोफाइल के ऊपर ये सवाल है, पूछा गया है टॉप से बॉटम जाने पे, टॉप से बॉटम जाने पे सॉइल प्रोफाइल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। पढ़ लीजिए ऑप्शंस। तो डिस्कस करते हैं सॉइल प्रोफाइल को क्या होता है। देखिए, जो सॉइल है इसमें जब हम वर्टिकल सेक्शन में से डिवाइड कर देते हैं वर्टिकली, तो ये सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। प्रत्येक लेयर अपने आप में नो डाउट डिफरेंसेस रहते हैं उनमें, या तो कलर अलग होगा, या तो अलग बनावट होगी, अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। अपर वाला जो पार्ट है, जो सबसे ऊपरी सतह है मिट्टी की, सॉइल की, इनमें ह्यूमस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ह्यूमस, डेड मटेरियल्स, ये सब चीज़ें और मिनरल्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ह्यूमस ज़्यादा नहीं होगा तो ऊपर वाली ज़मीन फर्टाइल कैसे होगी, और फर्टाइल नहीं होगी तो खेती कैसे होगी। तो स्टार्टिंग वाला जो ऊपरी हिस्सा है ये सॉइल फर्टाइल ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमस की ज़्यादा मात्रा होती है, इससे पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इसके बाद, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद टॉप सॉइल की बात करते हैं। तो इसके बाद जो है टॉप सॉइल आता है, सबसे पहले ह्यूमस वाला पार्ट हमने डिस्कस किया, ह्यूमस वाला ऊपरी हिस्सा है। इसके बाद टॉप सॉइल आएगा, टॉप सॉइल का ही दूसरा नाम ए लेयर है, ए होराइजन कहते हैं, ठीक है। और ए होराइजन क्या रहेगा, तो सॉफ्ट रहता है जनरली, और पोरस होता है, यानी पानी सोखने की मात्रा होती है ए होराइजन में। इसका जो अगला लेयर है उनमें जो है ह्यूमस की मात्रा कम देखने को मिलेगी, ह्यूमस ऊपरी लेयर में ही ज़्यादा होता है, बट मिनरल्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और वो कहलाएगा बी होराइजन। ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसे डायग्राम से। यस, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, ओ होराइजन है, ओ होराइजन मतलब, ओ होराइजन मतलब ह्यूमस की मात्रा। इसके बाद ए होराइजन है, जिनमें मिनरल वगैरह देखने को मिलेंगे, हल्का फुल्का ह्यूमस भी होगा। इसके बाद अगला देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई होराइजन। ए के बाद बी आना चाहिए, ई क्यों है दोस्तों, ये जो ई होराइजन है ना, इसका मतलब है एलुविएटेड लेयर। एलुविएटेड का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए, ए होराइजन में जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे की ओर निक्षालित होते हैं। निक्षालित का मतलब पानी और बाकी चीज़ों के कारण वो निचले लेयर में सस्पेंड होते हैं, और यहाँ पर जा कर के ये डिजॉल्व होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। तो इस कारण से ये एलुविएशन प्रोसेस कहलाती है, एलुविएटेड कहा जाता है। और ई फॉर एलुविएशन यानी ई होराइजन, इस कारण से नाम पड़ा है। तो ये ए होराइजन के बाद ही होता है, इसके बाद ही बी होराइजन का नंबर आता है, यानी पहले ए होराइजन है, फिर ई होराइजन है, फिर बी होराइजन है, ध्यान रखिएगा। और स्टार्टिंग में तो टॉप सॉइल है ही, जिसे ओ होराइजन कहते हैं। तो सबसे पहले तो ओ होराइजन है, जिनमें डिकम्पोज लिटर्स यानी ह्यूमस वगैरह की मात्रा देखने को मिलेगी। इसके बाद ए होराइजन है, ए होराइजन में हम देखते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ मिनरल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, और यहीं से मिनरल्स का निक्षालन होता है, यानी वो निचले स्तर में पहुंचते हैं, जिसे हम ई होराइजन कहते हैं। और इसके बाद आता है बी होराइजन, जिसे सबसॉइल कहा जाता है। टॉप सॉइल नहीं, टॉप सॉइल तो स्टार्टिंग वाला है। सबसॉइल क्या है, तो सबसॉइल में अगेन आप कह सकते हैं कि पेरेंट मटेरियल, अभी मैं आगे समझेंगे पेरेंट मटेरियल क्या है, बट इनमें लीचिंग वगैरह का जो पार्ट निचले हिस्से में पहुंचा है वो जाकर के जमा रहता है, एक्यूमुलेट होता है। इसके बाद आता है सी होराइजन, जो कि पेरेंट रॉक कहलाता है। पेरेंट रॉक मतलब मूल चट्टान, जो पैतृक चट्टान है, जो प्रारंभ से ही है। और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है बेड रॉक, जो कि सबसे निचला स्तर माना जाएगा सॉइल प्रोफाइल का। ये थोड़े बहुत कंसेप्ट बेसिक एनसीईआरटी में भी है, हायर क्लासेस में तो है ही। जैसे सॉइल प्रोफाइल का एक डायग्राम से समझाया गया, ये ऊपरी जो सतह है ये टॉप सॉइल है, जिनमें ह्यूमस वेजिटेशन है। इसके बाद सब सॉइल आएगा, फिर वेदर्ड रॉक आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा पेरेंट रॉक।
ना अब ये सवाल बहुत आसान है आपके लिए। सबसे पहले ह्यूमस है, हमने देखा ये ओ होराइजन कहलाता है, फिर टॉप सॉइल है जो कि ए होराइजन है, फिर ई होराइजन है जो कि एलिवेशन जोन है, इसके बाद सब सॉइल है, फिर उसके बाद आपको वेदर्ड मटेरियल देखने को मिलेगा, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, और सबसे लास्ट में पेरेंट मटेरियल बेडरॉक सिमिलर सी चीज़ें हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इजीएस्ट क्वेश्चन। थिनेस्ट लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो थिनेस्ट लेयर है ये क्या है? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है? तो कोर में कौन सा है, इनर है या आउटर कोर है? तो देखिए जो सबसे फर्स्ट लेयर है अर्थ का वही है हमारा क्रस्ट, और जो क्रस्ट है, क्रस्ट ये हमारा थिनेस्ट लेयर है। क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, उम्मीद है आपने उन वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला जो चैप्टर है इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है क्रस्ट, मेंटल, इन चीज़ों को। देखिए जो क्रस्ट है ये हमारा आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है और ये ब्रिटल होता है। थिकनेस जो है ये वेरी करती है, ठीक है, ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल में ये फ़र्क होता है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो इनमें अगर हम देखें तो इनमें हैवियर रॉक्स देखने को मिलते हैं और ये आई थिंक 1% मास के समथिंग जो है, इस कारण से ये थिनेस्ट लेयर कहलाता है क्योंकि बहुत ही कम है बाकी लेयर्स के मुकाबले। केवल 5 से 30 किलोमीटर ही है। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में। जय हिंद।